हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 29 अप्रैल 2023 को संपन्न हुई थी कक्षा 6 की, उसके अंकगणित के बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो 51 से लगा के 60 क्वेश्चन तक थे और इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो चलिए हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन 51 नंबर का है वो इस प्रकार का है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और क्रय मूल्य निकालने से पहले हम लोगों को ये पता है कि लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता है कि जो लाभ परसेंट होता है वो होता है, लाभ परसेंट हमारा होता है, जो लाभ हुआ होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं और बटे क्रय मूल्य होता है और इंटू 100 होता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस वाले सूत्र से क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य जब हम लोग निकालेंगे तो सूत्र हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर लाभ बटे लाभ परसेंट और इंटू 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लाभ क्या था, 240 रुपये का था और हमारा लाभ परसेंट था वो 20% था और इंटू 100। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा जो CP आएगा, क्रय मूल्य आएगा, वो आ जाएगा 1200 रुपये। और क्वेश्चन में कह रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, अर्थात अगर हम लोग इसमें 240 जोड़ देंगे तो हमारा SP निकल आएगा, अर्थात सेलिंग प्राइस निकल आएगा। और यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ भी रहा था, तो हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा, तो विक्रय मूल्य जो हमारा आएगा वो आएगा 1200 में हम लोग क्या करेंगे, 240 को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1440 रुपये, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, 1440 रुपये होगा। अब हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं और ऑप्शन नंबर जो B हमारा है उसमें 1440 रुपये लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल सही है। अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक पानी की टंकी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पानी की टंकी का आयतन निकालते हैं। तो पानी की टंकी का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से इसका गुणा करना पड़ेगा। अर्थात पानी की जो टंकी है, पानी की जो टंकी है उसका जो आयतन होगा पानी की टंकी का आयतन हमारा होगा वो क्या होगा, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होगा। अर्थात जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 990 मीटर घन मीटर आएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टंकी थी वो 6 मीटर ऊंचाई तक पहले से भरी हुई है। तो 6 मीटर जो पानी था उसके साथ में हम लोग पानी का आयतन निकालते हैं। तो पानी का जो आयतन होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पानी की जो टंकी की लंबाई थी वो और टंकी की जो चौड़ाई थी वो, उसको और जितना पानी भरा हुआ था उसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो हमारा पानी का आयतन निकल आएगा। और हमारा पानी का आयतन आएगा 660 घन मीटर। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि पानी का आयतन और टंकी का आयतन दोनों का आयतन निकल आया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टंकी का कितना भाग खाली है, अर्थात इतना भाग हमारा टंकी का भरा हुआ था 660 घन मीटर। तो खाली भाग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम घटा देंगे
तो 990 मीटर घन मीटर जो टंकी का आयतन था उसमें से पानी का आयतन हम लोग घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अंतर जो मिलेगा वो मिलेगा 330 घन मीटर, 330 घन मीटर मिलेगा। अब हमको क्या करना है, ये कह रहा है कि कितना भाग खाली। तो पूरी टंकी हमारी जो थी वो 990 घन मीटर थी और खाली वाला हिस्सा हमारा कितना है, 990 में से कितना खाली था, 330 घन मीटर खाली था। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा और 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 भाग जो टंकी का हिस्सा है वो हमारा क्या है, खाली है। इस प्रकार से हमारा 52 नंबर जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर आ गया है। और हम लोग अपने ऑप्शन में देखेंगे और ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो बिल्कुल सही है, 1/3 लिखा हुआ है, यही सही है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए लिखा हुआ है, एक हाल के फर्श जिसकी बीमाएँ क्रमशः 12 मीटर 10 मीटर हैं को पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी टाइल्स, आयताकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाल का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए, तो पहले हम लोग हाल का फर्श है तो फर्श का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 मीटर। तो 12 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1200 से 1200 हो जाएगा और गुणे 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये हमारा फर्श का क्षेत्रफल निकल आया है और कह रहा है कि इसमें टाइल्स लगानी है जिसकी बीमाएँ क्या हैं, 10 सेंटीमीटर और क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग 10 और इंटू 8 जो टाइल्स की बीमाएँ हैं उससे हमको क्या करना है, फर्श के क्षेत्रफल को भाग दे देना है। अर्थात टाइल्स के क्षेत्रफल से फर्श के क्षेत्रफल को हम लोग भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, 8 से इसको भाग दे देंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, यानी 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 15 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। इसका मतलब 15,000 टाइलें हमको चाहिए। अर्थात 12 मीटर गुणे 10 मीटर का जो क्षेत्रफल होगा फर्श का उसमें 15,000 टाइल्सें लग जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो 15,000 होगा और हमारे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 15,000 टाइल। तो इस प्रकार से हमारा 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग अपने 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि 15% उसको लाभ लेना था लेकिन वो 8% का लाभ लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लाभ का पहले अंतर निकाल लेते हैं। यानी लाभ में जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, लाभ का अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा क्या आएगा, 15% लाभ पर उसको बेचना था लेकिन वो उसने 8% लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 7% लाभ पर उसने बेचा है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो 7% लाभ था वो किसके बराबर था, किस पे कि 56 रुपये उसको कम मिलते थे। इसलिए 1% की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 56/7 यानी 8 रुपये हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 1% का मतलब है 8 रुपये से। और कोई भी चीज़ 100% पे क्रय की जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% हमको निकालना पड़ेगा। तो 100% हमारा बराबर हो जाएगा 8 गुणे 100 के, अर्थात हमको 800 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 800 रुपये था। अब हम लोग अपने ऑप्शन को देखते हैं और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वही सही होगा। तो जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन अर्थात 800 रुपये पर टिक करके आए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन आंसर। चलिए अब हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है 55 नंबर और 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ है। ये देखिए 55 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना समय लगेगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोगों को पता है एक सूत्र होता है, सूत्र हमारा होता है, इसमें निकालना क्या है आप लोगों को, सूत्र होता है 4 बराबर दूरी बटे समय, और उसी से हमको समय निकालना होगा। तो समय जो हमारा होता है वो क्या होता है, समय बराबर, इसमें समय निकालना, समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल होता है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर सुरंग की बात कर रहा है, लेकिन ट्रेन की लंबाई भी साथ में बता दिया है उसने 1 किलोमीटर, यानी ट्रेन इस पार से उस पार जब निकलेगी तो 1 किलोमीटर उसमें और जुड़ जाएगा, यानी उसकी जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर की। तो दूरी कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 3 किलोमीटर की, और चाल उसकी क्या थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/15, और ये टाइम निकल के आएगा, किस में निकल के आएगा, घंटा में निकल के आएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन जो है वो सब क्या मिनट में दिया गया है, तो हम लोग इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो 1/15 को हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, और जब 60 से गुणा करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा और हमारा 4 मिनट आ जाएगा। इस प्रकार से मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, वो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में 4 मिनट का समय लगाएगी, और 4 मिनट हमारा ऑप्शन डी में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये तो बहुत ही ईजी है। ये लिखा हुआ है कि 5555 को लिखा जाता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 5000 की बात करता है, तो सबको पता है कि जो 1000 होता है 1000 से लगा के 9000 तक कितने अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अंक के लिए 4 बिंदु रख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। अब उसने कहा है 5000, तो 1000 वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। फिर कहता है 500, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और फिर कहता है 55, तो 55 हम लोग 5 दहाई 5 इकाई ऐसे लिखेंगे। अर्थात हमारा 5555 कैसे लिखा जाएगा, ये जो आपके सामने दिख रहा है, यानी लगातार 4 बार 5 आपको लिखना पड़ेगा। अब हम लोग अपने ऑप्शन में मिलाएंगे, और ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5555। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो लगातार 4 बार 5 लिखा हुआ है, इस पर टिक करके आए होंगे, उनका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है, और उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। और 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ये लिखा हुआ है कि सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या बनाकर उनका अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, अंकों को घटते हुए क्रम में लिखा आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए, तो सबसे बड़ा हमारा अंक क्या है, 9 है, इसको लिखेंगे। उससे छोटा क्या है, 7 है, उससे छोटा क्या है, 4 है, और उससे छोटा क्या है, 0। ये आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दिए गए अंकों के अनुसार बन गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 अंकों की छोटी संख्या बनाएंगे, और छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे अंक को आगे लिखते हैं, अर्थात अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 आया है, और 0 आगे नहीं लिखाता है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे, उसके बाद में फिर हम 0 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए इसको हम लोग घटा लेंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ 0 से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 कैरी लेंगे। तो 10 से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 से 7 जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6। तो 6 से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 से अगर 4 निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, अर्थात 5661। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में देखो लिखा हुआ है 5661। तो जो बच्चे 5661 पे टिक लगा के आए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्याओं का योगफल 8 और गुणनफल उनका 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो चलिए, कहता है कि माना कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक x है और एक y है।
दो संख्याएं हमारे पास हैं और कहता है इनका जो योगफल है वो क्या है, 8 है, और जबकि इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 15 होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं इनको जोड़ने पर 8 आए। तो 5 और 3 को अगर हम लोग ले लेते हैं, कौन सी संख्या, एक 5 ले लेते हैं, एक 3 लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब हमको संख्याएं मिल गई हैं, एक संख्या हमारी 5 है और एक संख्या हमारी 3 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। तो 5 का अगर हम लोग व्युत्क्रम लिखेंगे तो एक 1/5 हो जाएगा, और इसी प्रकार से अगर 3 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 नीचे हो जाएगा, और ऊपर 3 से इसमें गुणा करेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 + 3 इधर हो जाएगा, यानी 8/15, 8/15 यानी 8/15, यानी इनके व्युत्क्रमों का योगफल जो आएगा वो क्या आएगा, 8/15 आएगा। इस प्रकार से हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं, और ऑप्शन में हमारा जो पहला ऑप्शन है ए, वही हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोगों ने यहाँ 58 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 59 और 60। तो चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, और दूसरा लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू 7, और थर्ड इसमें है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 13 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो सबसे छोटी घात होती है उसको लिखा जाता है, जबकि एलसीएम में अर्थात लघुत्तम समापवर्तक में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी घात को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संख्याओं को मिलाएंगे जो सब में मिल जाएं। देखो यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है। अब 2 की घात पे हम अगर ध्यान देते हैं तो सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की घात 2 को नोट कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोग 3 पर जाएंगे। अब 3 देखते हैं, चारों ऑप्शन में 3 मिल रहा है। ये देखिए 3 3 3 3, यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 3 3। तो अब 3 में हम सबसे छोटी घात देखते हैं। ये देखिए 3 की घात 2 लिखी है, तो 3 की घात 2 जो लिखी है इसको हम लोग ले लेंगे। इसी प्रकार से हम 5 को देखते हैं, तो 5 इसमें मिलता है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। लेकिन सबसे छोटी घात की बात करेंगे तो सबसे छोटी घात क्या है, ये 5 है, तो हम लोग 5 लिख लेंगे। अब 7 की अगर बात करते हैं, इसमें 7 आया है तो इसमें नहीं आया है, और इसमें आया है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। फिर 13 की अगर बात करते हैं तो 13 केवल 1 में आया है, 2 में नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये आया हुआ है आंसर, यही आंसर आपका सही होगा, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि डी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब हम लोग अपने लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका भी बहुत ईजी है, चलिए देख लेते हैं इसको। तो 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यह 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं। पहली संख्या हमने x मान लिया है, दूसरी संख्या हम लोग लेंगे जो x+1 होगी, और तीसरी जो होगी वो क्या होगी, x+2 होगी। इन तीनों का जो योगफल था वो क्या था, 15 दे रखा है। यानी इन तीनों को जोड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, फिर जोड़ लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x जुड़ जाएंगे तो 3x हो जाएगा, +2 और ये 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और इक्वल टू 15। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर 15, 3 इधर लेकर जाएंगे तो घट जाएगा। इस प्रकार से 3x बराबर हो जाएगा 12 के। इसलिए जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 12/3। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी x जो हमारा आया वो 4 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर हमारी x जो थी वो 4 हो गई। अब हम x में 1 जोड़ेंगे तो अगली 5 हो जाएगी, फिर उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी हमारी जो संख्याएं आएंगी कौन कौन सी आएंगी, पहली संख्या हमारी 4 आएगी, दूसरी 5 आएगी, और तीसरी 6 आएगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो हमारी ये पहली संख्या है, दूसरी है, बीच संख्या कौन सी लिखी है, 5, और इसका हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, सबको पता है। तो इस प्रकार से
बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। और हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, वहाँ पे 25 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम लोगों ने नवोदय के अंकगणित के पोर्शन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।